friends, and welcome to another exciting episode of My Favorite Raga, where we shall embark upon another musical journey with me, Shinjini Kulkarni. They say music is the wine that fills the cup of silence. Silence, शांति, जिसकी तलाश में हम कहाँ नहीं भटकते, वो इन्हीं 7 सुरों में छुपी हुई है। स्वरों से गठी ताने हमें हमारे अंतर्मन के मौन से परिचित कराती हैं। माय फेवरेट रागा में हम इन्हीं 7 सुरों के महानायकों से मुलाकात करते हैं, who tell us which is their favorite raga. Not only do we receive decades of musical wisdom, but also get to see the candid, unfiltered personalities behind these legendary names, who have dedicated their entire life to the search of silence between these 7 notes. Our journey today has brought us to the musical gold mine of India, Maharashtra. मराठा के वीर पुत्रों के शहर पुणे में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं कला के एक ऐसे महानायक से जिनके सितार की गूंज अद्वितीय है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका सितार बजता नहीं, गाता है। But before I meet the maestro, पुणे दर्शन तो बनता है और पुणे के पालनकर्ता श्री डगरू शेठ जी के दर्शन भी बनते हैं। निर्गुण रूप तुझे रूप तेजा स्वरूप ओम गंगणपतये नमः। Our artist for today is a man of few words but many talents. He is not just a renowned sitarist but an equally competent tabla player and vocalist. चलते हैं उनके घर की तरफ। Come. हम आप पहुंचे हैं हमारे आज के लेजेंड के घर। An artist who is known for his unique tone and astute artistic sensibilities that has come to now inspire a generation of aspiring sitarists. I'm talking about none other than Padma Shri उस्ताद शाहिद परवेज जी। हम आप पहुंचे हैं उनके घर के बाहर पूना में। चलते हैं अंदर, करते हैं उनसे ढेर सारी बातें और पूछते हैं उनसे which is his favorite raga.
कैसे हैं आप? आइए आइए, वेलकम। थैंक यू। कैसे मिजाज है? बहुत अच्छे। अब आपसे मुलाकात हो गई तो और भी अच्छे। थैंक यू। और बताएं कब आए पुनः आप? एक रोज़ हो गया। जिस मकसद से आए थे उसके लिए आज आपके यहाँ आए हैं। उस्ताद जी से मुलाकात करनी है। बिल्कुल, अब्बा घर पे ही है। अरे वाह, तो आप बुलाएंगे उन्हें? जरूर, प्लीज तशरीफ रखें। मैं थैंक यू। प्रणाम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्लीज़। पहली बार आपसे इस तरह भेंट हो रही है। जी। बहुत मर्तबा मौका मिला आपको सुनने का, पर कभी बातचीत नहीं हो पाई। जी। बहुत अच्छा, आपका स्वागत है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे पहली बार मुलाकात और बातचीत होगी। I must say this for all our viewers that there's a rumor about Ustad Ji that he is a very elusive artist. Does not like to share too much about his private life, but mostly stays totally into his music. Let's really check out if this rumor is true or not. उस्ताद जी, क्या इसमें कोई भी सच्चाई है that आप एक बहुत ही elusive artist हैं और अपनी personal life को बहुत ही private रखना पसंद करते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है। ये बात सच जब मानी जानी चाहिए कि जब अगर किसी ने चाहा कि मेरे प्राइवेट लाइफ के बारे में जानना और मैंने नहीं बताया या मैंने छुपाना चाहा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं ज़्यादा, जैसे कि सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि मैं ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ मैं अपने म्यूज़िक और अपने काम में। तो उससे ताल्लुक़ रखती हुई जितनी भी चीज़ें हैं तो मैं इंटरेस्टेड उसमें रहता हूँ कि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो, उसके बारे में मालूमात हो या उसके बारे में डिस्कशन हो। बिल्कुल, सिर्फ यही बात है, बाकी ऐसी बात नहीं, सच। उस्ताद जी, आप दिल्ली शहर रहे हैं, आप बॉम्बे में रहे हैं, आप कलकत्ता में रहे हैं, आप इतनी अच्छी बंगाली बोलते हैं जी। तो क्या वजह रही कि घर पूना हो गया? इसके पीछे भी एक किस्सा और कहानी जैसा है। उस वक्त मेरे वालिद साहब जो थे तो एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था मैक्स मुलर भवन के अंडर में, तो उन लोगों ने एक म्यूज़िक का कोर्स वगैरह शुरू किया था। तो वो उन्होंने पहले जब ज्वाइन किया तो वो पहले कुछ साल दिल्ली में रहे, फिर उसी सिलसिले में वो कलकत्ते में और बॉम्बे में, इस तरह से हम लोग चेंज करते रहे। तो जब मैं आखिर में बॉम्बे में जब था तो कभी कभार पुणे आना जाना कॉन्सर्ट्स के लिए भी होता था, कई बार वर्कशॉप्स के लिए भी हुआ। तो जैसे मैं जब आता जाता था तो यहाँ की जो मुझे आबो हवा के साथ साथ यहाँ का माहौल संगीत का, और ये भी मुझे पता लगा कि एजुकेशन के हिसाब से भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह पुणे में ज़्यादा बेहतर थे। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया कि क्यों ना थोड़े दिन रह के देखूं। तो इस तरह से मैं यहाँ आ गया और उसके बाद धीरे धीरे यहीं बस गया। जी। I find a small similarity in this and how your academy in the US is also in Phoenix, जहाँ की अधिकतर आर्टिस्ट्स ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट में अपनी एकेडमी सेटअप करना चाहते हैं। आपने फिनिक्स सिटी चूज़ की अपनी एकेडमी के लिए, क्या उसके पीछे भी कुछ सिमिलर रीज़न है? दरअसल मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा बर्फीला और इस तरह का। तो मैं कुछ टाइम के लिए फिनिक्स में रहा था, तो मुझे लगा कि क्यों ना यहाँ देखें शुरू करके। लेकिन फिर मैंने 2 ब्रांचेज रखी, एक ईस्ट के लिए और एक वेस्ट के लिए। क्या बात है। उस दौर के बारे में हमें बताएं जब आप मुंबई आए थे और 3 दिन तक आपकी सिस्टर्स और वाइफ वेटिंग रूम में वेट करते रहे जब आपने अपने आप को बॉम्बे में सेटअप किया। जब मेरा बॉम्बे आना हुआ तो जिस तरह के सभी जानते हैं कि आपको, मुझे एक जोक याद आ गया, उस बारे में आपको सुना देता हूँ जी। कि बॉम्बे में 2 लोग मकान ढूंढ रहे थे और उनको इतनी दिक्कत आ रही थी, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, तो बहुत परेशान हो गए। गर्मी का टाइम था, भूख और प्यास भी लगी, तो उनको एक वाटरमेलन, कलिंगर जिसको कहते हैं, तरबूज, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा भूख प्यास इससे मिटाते। उसको उन्होंने काटा तो उसमें से जिन निकला और उसने सवाल किया, बोलो मेरे आका क्या हुक्म है। जो इंसान इतने दिन टाइम से मकान के लिए परेशान था तो वो और कोई सवाल कर नहीं सकता। तो उसने कहा कि यहाँ बॉम्बे में रहने के लिए मुझे कोई जगह अगर मिल जाए। तो जिन ने कहा कि अगर जगह होती तो मैं कलिंगड़ में क्या, तरबूज में क्या कर रहा होता।
बहरहाल कहने का मतलब ये कि बहुत दिक्कत थी, मतलब बॉम्बे में मकान ढूंढना, रहने की जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था। इसलिए हम लोग कुछ टाइम के लिए मतलब वेटिंग रूम में गुजारना पड़ा। फिर हम बॉम्बे में सेटल हुए। मुझे नहीं लगता कि इसको स्ट्रगल कहना चाहिए, ये एक प्रोसेस है और सभी को इससे गुजरना पड़ता है। मुझे लगता है कि जितने भी कलाकार बड़े बड़े हमारे सीनियर्स भी हुए, उन्होंने भी ये इस दौर से गुजरे हैं सभी लोग। Let's listen a little more about how that phase passed and how he came to the phase that he is in today. उस्ताद जी, जब आप मुंबई में थे तो पहला ब्रेक और पहला काम आपको किस तरह मिला? क्योंकि वहाँ पे बॉलीवुड का भी बहुत काम होता है और वहाँ पे कई बड़े कलाकार क्लासिकल के भी रहते हैं, तो आपने अपना जर्नी कैसे बनाया? जैसे कि आपने पहले सुना था कि हमारी शुरुआत जब बॉम्बे हम आए तो वेटिंग रूम से हुई। ये तो रहने के बारे में हो गया। उसके बाद फिर काम के सिलसिले में उस वक्त तो ये प्रोसेस में ही था मैं, तो इतना कॉन्सर्ट्स नहीं होते थे, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा था कि उस वक्त जितने भी हमारे क्लासिकल के जो हमारे सीनियर कलाकार, हरी जी, शिव जी, रईस खान साहब, राम नारायण जी, सभी लोग बॉलीवुड में काम करते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से शुरू करें। तो मेरी किसी से पहचान नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि लक्ष्मीकांत जी के घर पे मैं एक दिन साज लेके पहुँच गया। तो वो निकल रहे थे, उन्होंने कहा कौन है आप? तो मैंने अपना परिचय बताया। बोले आज मैं बिज़ी हूँ तो आप कल आइए। तो मैं दूसरे दिन फिर पहुँचा। तो मैंने जब अपना परिचय बताया, बोले ठीक है मैं आपको बुलाता हूँ, काम दे दे। तो मैंने कहा मुझे ऐसे काम नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ 10 मिनट आप मुझे दें और मुझे सुन लें, उसके बाद फिर अगर आप काम देंगे तो मुझे खुशी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके पास 10 से 15 मिनट है, मुझे निकलना है। जब मैं बैठा तो उन्होंने 1.5 घंटा, सवा घंटा सुना। वाह। और फिर उन्होंने मुझे टेक के लिए, गानों में बजाने के लिए बुलाया। फिर काफ़ी फिल्मों के लिए मैंने बजाया भी। तो ऐसे मेरी उस मतलब वो सफ़र जो था वहाँ से शुरू हुआ। क्या बात है। आई मस्ट मेंशन दिस हियर कि कितनी सच्चाई से आपने उस मोमेंट में भी इस बात को ज़्यादा ज़रूरी समझा कि आपको सिर्फ आपके काम के बल पे, आपके मेहनत के बल पे वो प्रोजेक्ट मिले, ना कि आपके परिचय के बल पे। इट्स सो इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अगर मैं सही जानती हूँ तो आप बहुत छोटी उम्र में ही थे जब आपके वालिद साहब गुज़र गए जी। पर उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इन शेपिंग द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर। हमें कुछ बताएं कि उस समय की तालीम किस तरह से आपको मिली और आज उसमें कितना फ़र्क आ गया है? जैसे सीखना होता है और तालीम में बहुत फ़र्क है। जब आप गुरु के पास बैठ के सीखते हैं तो एक लेवल के बाद जाने के बाद आपकी तालीम शुरू होती है। गुरु को भी पता है कि इसको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन जब आपके समझ में आने लगता है कि मैं क्या सीख रहा हूँ, और जब आप गुरु की बातचीत म्यूज़िक से या कोई आर्ट से ज़्यादा जब आप गुरु को समझने लगते हैं, तब असल में आपकी तालीम शुरू होती है। क्या बात है। तो सीखना और तालीम में ये मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़र्क है। तो जब मैं शुरुआत में सीख रहा था, मेरे चाचा जी, ताया जी, जो मुझे गाना भी गाने की भी तालीम हो रही थी, सितार की चल रही थी, उस वक्त बस जो सिखा रहे थे मैं करते जा रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, फिर उसमें इंटरेस्ट भी आने लगा। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आया तब मुझे लगता है कि मेरी तालीम शुरू हुई। तो मुझे जो मौका मिला, मेरे ख्याल से मैं जब 14 साल का था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो भी बताया था मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरी तरह से उस वक्त समझ में आया, लेकिन बाद में उन्हीं की बताई हुई चीज़ें काफ़ी याद आई और समझ में भी आया। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उस्ताद जी आपके साथ इस बातचीत में।
मेरे मन में एक सवाल उठता है कि जब आप इतना ज़्यादा डिवोटेड थे म्यूज़िक के लिए 3 साल की उम्र से ही, और शुरुआती भले ही आपका अपना रुझान ना रहा हो, पर धीरे धीरे उसी में आप रमते चले गए। जी। कहीं आपके अपने चाइल्डहुड के जो मौज का समय होता था उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा म्यूज़िक के लिए, या वो साथ साथ चलता रहा, स्पोर्ट्स भी पढ़ाई भी? बिकॉज़ आई नो कि आपने अपनी पर्सनल इच्छा से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप ऑलरेडी तब तक एज ए म्यूज़िशियन एस्टैब्लिश होने लगे थे। आपने सही कहा। देखिए, अगर आपको किसी काम में कुछ करना है तो ये बात तो डेफिनेट है कि यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। जैसे कि मुझे पढ़ाई के लिए लिमिटेड टाइम दिया गया था। मेरे फादर ने कहा था कि आई विल अलाउ यू 1 आवर ओनली फॉर स्टडीज, इफ़ यू कैन डू इट देन अदरवाइज लीव इट। तो 1 घंटे में उनका कहना यह था कि सबसे आसान पढ़ाई करना है, जो इंसान पढ़ाई नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी उनकी शर्त ये थी कि मुझे हमेशा फर्स्ट आना पड़ेगा एकेडमिक्स में। हाँ, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि अगर आप 30-40 बच्चों में फर्स्ट नहीं आ सकते तो दुनिया में एक नहीं बन सकते आप फिर। तो वो जब भी रिजल्ट आता था वो ऐसे ही पूछते थे कि हो गया, फर्स्ट आ गया? मैंने कहा जी। बोले ठीक है, चलो, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। तो ये तो था, लेकिन उसमें जैसे कि आपने सुना होगा 2 बुक्स मुझे पता है, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो मैं आपको आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बता रहा हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। बहुत से लोग, जैसे मेरे बहुत शागिर्द हैं, बहुत बिजी रहते हैं और म्यूज़िक से भी काफ़ी उनको शौक़ है, लेकिन कहते हैं उस्ताद जी मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैंने कहा देखो, जहाँ तक बिजी होने का ताल्लुक़ है, मुझसे ज़्यादा तो तुम नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने एक वक्त में पढ़ाई भी की, रियाज़ भी किया, नौकरी भी की, ये सारे काम एक साथ मैंने किए हैं और बड़ी मुश्किल से मुझे हर चीज़ के लिए वक्त मिलता था। तो आर्ट लिविंग, जो आर्ट कब बनता है कि जब आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप टाइम निकाल सके, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज आई हैव डन इट। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल। इट इज़ वेरी ईजी टू डिसीव योर सेल्फ व्हेन यू आर बिजी, दैट बिकॉज आई एम बिजी आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट। वो आपको सिर्फ देखना है कि कैसे करना है, क्योंकि आप दिन भर में जितने भी काम करते हैं ज़रूर आपके पास 2-3 घंटे ऐसे जो आप वेस्ट करते हैं। उस्ताद जी, ये तो हुई बात पढ़ाई की और रियाज की। जी। खेलने का शौक़ रहा है आपको? मैंने सुना है क्रिकेट खेलते हुए हम इतने बड़े लेजेंड के साथ भी एक हादसा होते होते बचा था कि उंगली में चोट भी आ गई थी। जी। वेल, मुझे सबसे पहले तो फुटबॉल का शौक़ था। अच्छा। देन I broke my hand while playing football, so my father told me not to play that. So वहाँ पे मुझे वो हो गया, तो फिर मुझे क्रिकेट का शौक़ बहुत रहा, काफ़ी खेला मैंने। उस दौरान एक बार क्या हुआ कि मेरे उंगली में यहाँ फ्रैक्चर भी हो गया था, ये मेन उंगली है बजाने की। अब मेरे कॉन्सर्ट्स भी थे, तो मैंने बीच की उंगली से कम 7-8 कॉन्सर्ट बजाए। माय गॉड। हाँ, लोग गवाह हैं, सब जानते हैं इस बात को। तो ऐसा हुआ। फिर मुझे टेनिस देखने का काफ़ी शौक़ है, मैं काफ़ी देखता हूँ। स्पोर्ट्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा। फिर मैं इंडोर्स में मैंने कैरम भी खेला, बल्कि काफ़ी अच्छे लेवल तक खेला, टूर्नामेंट्स भी खेले और जीता भी। तो गेम्स का, स्पोर्ट्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हमेशा रहा। हाउ लवली। सो दिस हैज़ बीन अ कंटिन्यूअस जर्नी एंड आई ऑल्सो हैव इंफॉर्मेशन दैट आप एक अच्छे फूडी भी हैं, जो खुद कुक भी करते हैं और खिलाने का शौक़ रखते हैं और ख़ुद भी तरह तरह के पकवान खाने का शौक़ रखते हैं। जी, क्योंकि मेरा हमेशा से कहना रहा और सोचना भी रहा कि ये घर में जो दूसरे काम होते हैं, जैसे सफाई करना हुआ या कपड़े धोना या घर को ठीक करना, ये सब काम है, लेकिन खाना बनाना आर्ट है, ये काम नहीं है। तो इसका मुझे शौक़ रहा है, क्योंकि अच्छा खाने का शौक़ रहा, बनाने का भी मुझे काफ़ी शौक़ रहा है। तो इसको मैं आर्ट ही मानता हूँ और है भी, इसीलिए इसका शौक़ है। तो आपकी सबसे फेम्ड रेसिपी कौन सी डिश है जो आप सबसे ज़्यादा शौक़ से बनाते हैं? बहुत सारी है, जिसमें नॉनवेज में जैसे कोरमा है, बिरयानी है, ये ख़ास इसकी
कोरमा बिरयानी खाने में ऐसा है जैसे कि म्यूजिक में दरबारी या मारवा। उस्ताद जी, इतने प्रकार प्रकार के व्यंजन की बात हो गई, मुझे तो भूख ही लगने लगी है। कुछ मिलेगा आज आपके हाथ से खाना बना हुआ? मेरे हाथ से तो नहीं, लेकिन खाना जरूर मिलेगा आपको। प्रणाम, नमस्कार। कैसे आप? बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और क्या? थैंक यू। बुलावा आपके लिए। अच्छा लगा। जी उस्ताद जी, आपकी वाइफ का रोल आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रहा होगा। आई एम श्योर जितना आप ट्रैवल करते हैं और आप विदेश रहते हैं तो पूरी फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी उन पे रही है। बिल्कुल, ये तो जैसे कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं जो कि दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से एक वो एक मैं, उनके बिना भी कैसे ये पॉसिबल था, उनके सपोर्ट के बिना। तो बिटवीन द टू ऑफ यू, हु इज मोर स्ट्रिक्ट विद द किड्स? शी वॉज मोर स्ट्रिक्ट विद द किड्स। उस्ताद जी, आप कई दफ़े अपने को आर्टिस्ट के साथ भी ट्रैवल करते हैं, अपने कंटेम्प्रेरीज़ के साथ भी, और उसमें कई ऐसे मज़ेदार किस्से निकल आते हैं क्योंकि जब आर्टिस्टों का साथ मिलता है तो आई फील लाइक द जर्नी बिकम्स अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग एंड लॉट मोर एक्साइटिंग। कैन यू शेयर सम एनेक्डोट लाइक दैट विद अस? देखिए, आज के ज़माने में तो इतना ज़्यादा साथ में ट्रैवल करना नहीं होता। मैं आपको उस वक्त की बात बताता हूँ कि जब हमें बहुत वक्त मिलता था, जब हम ट्रेन में सफ़र करते थे, तो ऐसे तो बहुत कलाकारों के साथ मेरा भाईचारा और बहुत ही मतलब दोस्ताना भी रहा, लेकिन उनमें से बहुत ख़ास मेरे जो बहुत करीब रहे, राजन जी, साजन जी, उनके साथ जब एक बार ट्रैवल कर रहा था तो एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, बहुत मज़ा आया उसमें। जिस तरह आज हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पे ना खाएं, यहाँ पे हाइजीनिक नहीं है, यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छी रेस्टोरेंट हो, उस वक्त ऐसा नहीं था। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रेन में ही जो थाली आती वही है। तो ऐसा था कि जब हमने एक वक्त ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, ट्रेन काफ़ी लेट थी, 7-8 घंटे, और खाना भी बहुत टाइम के बाद आया और लिमिटेड थाली थी, सबको मिल नहीं रही थी। तो हम लोग 3 लोग थे और थाली 2 ही थी, तो एक किसी और को वो दे रहे थे। तो मैंने साजन भाई से कहा कि देखिए थाली मत खाइए, इसमें मुझे ना कोई कीड़ा दिखा था। तो वो सामने जो आदमी जिसको थाली दी थी उसने कहा मुझे थाली नहीं चाहिए, उसने वापस की, फिर हमने वो थाली खाई। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी, तो हम आज भी मिलते हैं तो याद करते हैं इस बात को। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये स्टोरी के बारे में पता नहीं था, बट नाउ लेट मी आस्क हिम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उस्ताद जी, जिस कारण से आज मैं आपके यहाँ आई हूँ, हम जानना चाहते हैं आपसे, विच इज़ योर फेवरेट रागा? इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि देखिए, फेवरेट राग जो होता कोई एक तो हो नहीं सकता, कई हैं, क्योंकि डिफरेंट वक्त के और डिफरेंट टाइम के होते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको साज के साथ इसका जवाब दूँगा। Fine, then we have to wait till our next segment to get to know which is Ustad Ji's favorite raga, because in the next segment he is going to sit down with Generation Next and tell us all about the musical intricacies of his favorite raga. So stay tuned. उस्ताद शाहिद परवेज़, हम लोगों के करीब 45 साल की उनकी दोस्ती है, और हम लोगों को भी हंसी मजाक, जोक्स, ये सब बहुत पसंद है और उन्हें भी बहुत पसंद है। तो एक बार हम लोग ऐसे ही साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो वो कुछ जोक सुनाते थे, कुछ मैं सुनाता था, कुछ भैया सुनाते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि भैया कोई नया मसाला सुनाइए। तो हमने कहा कि एक साहब आ रहे थे बाज़ार से सब्जी उब्जी लिए हुए, तो अचानक एक बेगर मिल गया। उसने कहा साहब कुछ दीजिए, साहब कुछ दीजिए। तो उन्होंने कहा टमाटर खाओ, टमाटर खाओ करके वो अपने घर के अंदर चले गए। अब उसके बाद में साहब वो बेगर जो था भीख मांगने वाला, वो भी थोड़ा ढीठा था,
तो वो जाके कॉल बेल दबाया, उनकी वाइफ निकली, क्या हुआ? बोले जो साहब अंदर गए हैं वो बोल रहे हैं टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। तो उनकी वाइफ ने कहा बेवकूफ़, वो बोल रहे हैं कमाकर खाओ, कमाकर खाओ, क्योंकि वो तोतले हैं तो तुमको टमाटर सुनाई दे रहा है। तो इस पर शाहिद भाई बहुत खिलखिला के हंसे। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए, हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं मिलते हैं और घंटों घंटों हम लोग साथ बिताते हैं और बड़े प्रिय हैं और बड़े भारी कलाकार हैं। इस समय अपने ख़ानदान के वो एक चिराग हैं, उनको ईश्वर अच्छा रखे और हम लोगों की मित्रता ऐसी बनी रहे, यही प्रभु से कामना करता है। माय फेवरेट राग इस खूबसूरत श्रृंखला में मुझे शिरकत करने में बहुत खुशी हो रही है। एक तो ये जो टॉपिक है वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है। एक कलाकार और एक राग जिसके साथ उसका इतने सालों से संबंध रहता है, एक बहुत ही इंटीमेट उसका रिलेशनशिप रहता है उस राग के साथ, तो उसके बारे में बातचीत करने में एक अपना मज़ा है। दूसरा कि ये जो कलाकार आज आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगी वो एक ऐसे कलाकार हैं जो कि संपूर्ण विश्व में जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बहुत नाम किया है। एक बहुत ही टकसाली परंपरा से वे हैं, 7वीं पीढ़ी के हैं और अपने बजाने से, बजाना क्या कहूँ, उनका वादन ऐसा है कि ऐसा लगता है जैसे वो साज गा रहा है। बहुत खुशी है मुझे आज बातचीत करने के लिए उस्ताद शाहिद परवेज़ खान साहब। संगीत हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। ये एक दैवी कला है और हमारे बुजुर्गों ने तो यहाँ तक कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुच्छ विषाण विहीनः, यानी कि साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति, उसकी तुलना एक पशु के समान है जिसके न पूंछ है और न सींग। और उसमें भी भारतीय संगीत जिसमें कि इतने जॉनर्स हैं, लोक संगीत, भजन, गजल, ठुमरी, पद और क्लासिकल मौसीकी में तो देखिए उत्तर भारतीय संगीत, दक्षिण भारतीय संगीत में कितना काम हुआ है और क्लासिकल नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में ध्रुपद, ख्याल, तराना, टप्पा, अष्टपदी, कितने सारे ऐसी विधाएं हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि नाद से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से ठाठ और ठाठ से राग, ये खूबसूरत कड़ी है ये। और ठाठ जो है एक ऐसा स्वर समूह जिसमें से रागों की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे ही खूबसूरत राग के साथ माय फेवरेट राग में मैं आपके साथ आई हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे कलाकार आज हमारे स्टूडियो में हैं जो कि मेरे बहुत ही प्रिय हैं। छुटपन से मैं इनका ही नहीं, इनके सभी बुजुर्गों का सितार वादन सुनती आई हूँ और ऐसे उनकी कला है कि मानो उनका साज गा रहा है। प्लीज वेलकम उस्ताद शाहिद परवेज़ खान साहब। नमस्कार। नमस्कार, आदाब। आदाब। तो खान साहब, आज हम आपका फेवरेट राग जानना चाहते हैं। फेवरेट राग के नाम पे एक नहीं कह सकता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारे संगीत में अलग अलग वक्त के राग, अलग अलग सीजन के राग, एक या दो या चार फेवरेट होना ज़रा सा मुश्किल है। मेरे तो कई फेवरेट राग हैं। जी हाँ। ज़्यादातर जो मेरे पसंदीदा और बहुत मेरे दिल के करीब के जो राग है वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल राग ही ज़्यादा है। वाह। आज मैंने जो चुना है राग देश। वाह, देश या देश, इतना खूबसूरत राग। हमारे ऐसा लगता है धरती से
उपजा हुआ ऐसा राग है। जी, और ये खमाज थाट से मानते हैं लोग जी हाँ। इसको। तो ये आज मैंने अपने श्रोताओं के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। खान साहब, आप इसमें तो खूब बहुत सारी बंदिशें आप बजाते हैं, तो थोड़ा सा इस राग के बारे में हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को आप बताएं। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक में बहुत गहरे गंभीर राग भी हैं, जी हाँ, कुछ श्रृंगार रस के भी राग हैं। बिल्कुल। तो कुछ राग ऐसे हैं कि जिनको डाइजेस्ट करने के लिए, सुनने के लिए थोड़ी सी समझ की ज्यादा जरूरत पड़ती जी, है। जी, लेकिन कुछ राग ऐसे हैं कि जिनको बिना नॉलेज के या बिना समझे या बिना सीखे भी आप मजा ले सकते हैं। वाह, जैसे वाह। आम लोगों की जबान आप कह सकते हैं, वाह। उनमें से ये एक राग है। जी, उसकी वजह यह है कि पहली बात ये श्रृंगार रस का राग है। जी हाँ, दूसरी बात यह है कि जैसे आप भी जानते हैं कि इसमें ख्याल भी है, जी, इसमें ठुमरियां भी गाई जी हाँ। जाती हैं, इस पे ध्रुपद भी मैंने सुना हुआ है। जी, तो इसमें स्कोप है, काफी इसमें गुंजाइश है। जी हाँ, और ये श्रृंगार रस होते हुए भी इसमें श्रृंगार रस के कई तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें अनेक दिखाई पहलू देती हैं। है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और कई बार इसको सीजनल मेलोडी में भी डाला जाता है, जैसे जी। कि रेनी सीजन यानी बारिश के जी, वक्त बिल्कुल, कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये सारी चीजों की वजह से मैंने इसको, इस राग वाह। को चुना। बहुत खूब, बहुत खूब। तो खान साहब, इसमें आप इसकी जाति क्या मानते हैं? क्या इसको आप संपूर्ण मानते हैं, या किस प्रकार से इसको ट्रीटमेंट देते हैं? अगर थियरी में बात की जाए तो इसकी जाति अवड़व संपूर्ण होनी चाहिए, और अगर थियरी में ना बात करें, प्रैक्टिकल में करें, तो इसकी शावड़ा भी संपूर्ण भी हो सकती जी, है, कुछ भी बिल्कुल। हो सकती जी है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा थियरी में अलग डिसिप्लिन होता है और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अलग हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जैसे कि जब स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है तो उनको वो रूल्स और वो कायदे कानून फॉलो करने पड़ते हैं जिससे हटे ना। बेशक। लेकिन जो लोग मास्टर्स हैं वो लोग जी। उससे हट के भी उस राग को कायम रख सकते हैं, बिल्कुल। इसलिए उनको इजाजत है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर इसको थेरी की जबान में कहे तो अवड़व संपूर्ण कहा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा सा खान साहब, इसका चलन दिखाइएगा इस राग जी का। जरूर। वाह। बहुत खूब। क्या बात है, वाह। तो खान साहब, कुछ कॉम्पोजिशंस हम चाह रहे थे कि आप थोड़ा सा इसको बजाएं। मैं इसमें एक पहले दीप चंदी में कॉम्पोजिशन जी। आपको सुनाता हूँ। धा धिन धा तिन ता धिन धा। वाह, वाह। वाह, वाह, क्या खूब। ऐसे लग रहा है जैसे कि शहद टपक रहा है। शुक्रिया। और इस ठाट के जितने भी राग हैं, चाहे वो जयजयवंती हो, चाहे खमाज हो, चाहे वो झिंझोटी हो, यानी ऐसे तिलंग हो,
इतने खूबसूरत, इतना मेलोडियस राग है। जी। तो इस राग में ध्रुपद, धमार वगैरह भी आप बजाते हैं क्या? ध्रुपद मैंने सुना ज़रूर है, और मुझे जो सबसे ज़्यादा इस राग में, जैसे ध्रुपद एक रास्ता हुआ, ख्याल एक रास्ता हुआ, ठुमरी एक रास्ता जी हुआ, हाँ। मुझे इसमें ख्याल वाला रास्ता पसंद है, इसलिए मैंने इसमें जी। ज़्यादा इसमें काम जी किया जी है। जी जी। तो कुछ और एक कॉम्पोजिशन, कुछ एक द्रुत में कॉम्पोजिशन? एक मुझे तराना याद आ रहा है। वाह। धिन धिन धा तक तूना कत्तिन धा तक धिन्ना, तादे नदीम तादानी, तादे नदीम तादानी, तादे नदीम तादानी, तादे नदीम तादानी, तादे न तना ना ना दे रे ना दीम तादे रे ना दारे दानी दीम तादानी। वाह, बहुत खूब। ना दिर दानी तुम दिर दानी, ना दिर दानी तुम दिर दानी, ताना ना 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 दे रे ना, ताना ना 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 दे रे ना, दे रे ना, दे रे ना, दे रे ना दारे दानी दीम तादानी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो इसका मतलब है खान साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिस प्रकार से वोकल म्यूज़िक ऐसा होता है कि सबसे एक सटीक रूप में चीज़ को पहुँचाता है, तो जाहिर सी बात है आपने वोकल भी सिखाई है, आपके गुरुओं ने आपको वोकल भी सिखाया होगा, और कितना खूबसूरत आप गाते हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए, जितने भी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस आज हैं, या जितने भी ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस कहिए, वो चाहे कुछ भी उन्हें सीखना हो, चाहे तबला सीखना हो या सरोद या सितार, लेकिन तालीम गाने से ही शुरू होती थी। जिस तरह से गाने में कंप्लीटनेस है, वो चीज़ अगर आप साज बजा के गाना सीखे बगैर बजाएंगे तो वो बात नहीं आ पाएगी। गाना सीखना और गाना सुनना, इससे ज़्यादा बजाते वक्त भी अंदर गाना चलना ज़रूरी है। वाह वाह वाह। इसीलिए ही मैंने कहा कि आपका सितार बजता नहीं है, गाता है। इट्स अ सिंगिंग सितार, इट्स द वॉइस व्हिच इज डूइंग द एम्बेलिशमेंट्स, ऐसे लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि अंदर गाना ही चलना चाहिए और गाना ही होना चाहिए। जी जी। तो बाद में हमारे चाचा उस्ताद विलायत खान साहब ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की कि मैं गायकी अंग बजाता हूँ। उनका कहने का मतलब था जैसे गाना होता है वही मैं बजा रहा हूँ, हाँ, कि गायकी अंग। तो उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है जिसमें उन्होंने ये बताया कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। उन्होंने हर सांस पे बजाया नहीं जाता नहीं कहा, गाया नहीं, यानी कि गाना ही होना चाहिए, ये मकसद है कहने का। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इस देस राग में बहुत से चतुरंग, त्रिवट वगैरह, बंदिश की ठुमरियाँ, जी जी जी, ये मुझे एकदम याद आ रही हैं। एक चतुरंग मुझे याद आ रहा है, जी। तो आप इजाजत दें तो मैं बिल्कुल सुनाइए। हाँ
चतुरंग को गावे रस रंगत सो, चतुरंग को गावे रस रंगत सो, चतुरंग को गावे रस रंगत सो, करती वर उमल देख भाल और करती वर अति कोमल सुर सो, नारो नारो सुर संगत सो, चतुरंग को गावे रस रंगत सो, चतुरंग को गावे रस रंगत सो, चतुरंग को गावे रस रंगत। तो कहाँ से बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बंदिश है जी। आप जिक्र कर रहे थे कि इसमें ऐसे काफ़ी सारी कॉम्पोजिशंस भी हैं जो कि मल्हार पर, जो कि बारिश की हैं जी। कुछ ऐसे आपको याद आ रही है जिसमें कि सितार में भी ऐसे आपको ऐसा आभास हो? ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना। क्या बात है, वाह! ऐसे लगता है जैसे कि बारिश हो रही है। तो आज हमने काफ़ी सारी बंदिशें सुनी। मुझे बड़ा कौतूहल है समझने में कि क्या आप टप्पा भी बजाते हैं क्या? जैसे कि बहुत लोगों को शायद पता है, और मैं फिर से बता दूं कि मेरी गाने की तालीम मेरे ताया जी से हुई जी। तो मैंने एक बार उनसे कहा था कि मुझे कोई टप्पा नहीं याद है, कोई टप्पा आप बता सकते हैं? तो बोले बेटा तुम ख्याल को फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें एक टप्पा सिखाता हूँ, लेकिन जिसको हम ख्याल के अंग का टप्पा है, जिसको टप ख्याल कहते हैं। अच्छा, टप ख्याल। तो वो उसमें फ्लेवर आपको टप्पे का ठीक है, मिलेगा, ठीक नंद में है। नंद में है, वाह! मैं आपको सुनाता हूँ। जी हाँ। वाह! तो खान साहब इसमें कुछ एक बंदिश की ठुमरी या ऐसे कोई ठुमरी आपको कुछ याद आ रही है अब जो कुछ लाइटर इसमें जॉनर में? ठुमरी है, मैं उसको बजा के बताता जी हूँ। हाँ। वाह वाह! वाह वाह! वाह वाह वाह! बहुत खूब। क्या बात है, बहुत खूब। किन किन जगहों से बंदिश
जी। जा रही थी, बिल्कुल। मुझे एक बंदिश की ठुमरी याद आ रही है, जो कि मैंने उसको मराठी नाट्य संगीत में भी उसका मराठी वर्जन सुना था। जी तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं जी ज़रूर। पिया कर धर देखो धड़कत, पिया कर धर देखो धड़कत है मोरी छतिया, पिया कर धर देखो धड़कत है मोरी छतिया, ऐसो है रतिया कारी भारी अतही डरावे अतही अचानक हाथों में मुहे गहेलीनी, पिया कर धर देखो धड़कत, पिया कर धर देखो, पिया कर धर, पिया कर धर, पिया कर देखो। बहुत अच्छे। तो हाँ साहब, ऐसे तो आपके तो बुजुर्गों ने काफी कुछ बॉलीवुड में भी बजाया है। अगर हम म्यूज़िक को प्यार करते हैं तो हमारी लिमिटेशन किसी एक फॉर्म से नहीं रहेगी, कि अगर हम म्यूज़िक को चाहते हैं तो म्यूज़िक अच्छा है तो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गज़ल हो, कव्वाली हो, बॉलीवुड हो, क्लासिकल हो, भजन हो, अच्छा है तो हर फॉर्म में हमारे लिए प्रिय है। मेरा भी यही रहा हमेशा। तो मैंने ये नहीं देखा कि बॉलीवुड का है या क्लासिकल है या गज़ल है या ठुमरी है, अगर अच्छा है तो मेरा प्रिय है। दूसरी बात ये कि मेरे वालिद साहब बॉलीवुड में म्यूज़िक डायरेक्टर जी रहे काफ़ी अरसे तक, और उन्होंने करीब करीब कुछ 25-30 फिल्मों में म्यूज़िक भी वाह दिया, वाह वाह। अजीज़ हिंदी के नाम से। जी और ये सब मेरी पैदाइश के पहले की बात है, लेकिन कुछ फिल्मों के नाम मुझे याद है, कुछ गाने भी मैंने उनके सुने हुए भी हैं, जैसे कि हीर रांझा, बीवी, पुतली, इंतजार के बाद, जी हाँ, चलता पुर्जा। जी हाँ। आखिरी फिल्म उनकी निम्मी के साथ थी, डंका। अच्छा, वाह वाह वो वाह। उनकी आखिरी फिल्म थी। तो मेरा कहने का, और मेरे ताया जी आपके तो ताया जी भी हैं, बिल्कुल। हफीज़ खान साहब, वो खान मस्ताना के नाम से मशहूर थे, और उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग किया बहुत सालों तक। तो इस तरह से मेरे वालिद साहब का और मेरे ताया जी का बॉलीवुड से भी ताल्लुक़ रहा, और उससे ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि म्यूज़िक से मेरा ताल्लुक़ तो हर जगह से है, चाहे वो बॉलीवुड हो या कुछ हो। तो मुझे भी पहले के जितने भी गाने अच्छे अच्छे बहुत मैं आज भी सुनता हूँ, पसंद करता हूँ, कभी कभार छेड़ भी देता हूँ। वाह वाह वाह। तो एक अभी हो जाए। जब कोई ख्याल की बंदिश होती है तो बंदिश में राग होता है, जी हाँ, और जब कोई और फॉर्म में जब हम उस राग के से उसे जोड़ते हैं तो वो उस राग पे आधारित हो सकता है। बिल्कुल सही बात। तो उसके करीब है, सही उसको मतलब पूरे के पूरा देश नहीं, लेकिन देश के करीब है। जी हाँ, तो मैं उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। प्लीज प्लीज। क्या बात
वाह वाह, क्या खूब, क्या खूब। ऐसा लगता है जैसे आप बजाते जाएं, बजाते जाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पधारे और देश राग के बारे में इतनी खूबसूरत जानकारी दी। इस कार्यक्रम का एक लास्ट सेगमेंट बड़ा रोचक है। जी दे वॉन्ट योर ऑटोग्राफ, ज़रूर। सो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू दैट वी गो देयर एंड श्योर। डू दैट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आप इधर आए और राग देश के बारे में इतनी रोचक रोचक बातें बताई। थैंक यू सो मच। बहुत नमस्कार। अच्छा। आदाब। थैंक यू।